नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरियस मेथड्स पर, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये जो मेथड्स, अप्रोचेज़ एंड टेक्निक्स हैं, इसकी सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस 4 से 5 वीडियोज़ अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपकी जो समझ है वो विकसित हो सके और आप फिर आगे जा कर के इन मेथड्स को समझ सकें। तो देखिए, मेथड्स क्या होते हैं, ये डिस्कशन हमारा फर्स्ट वीडियो में हुआ है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। देन आफ्टर आपके लिए जो वीडियो है ये हेल्पफुल हो पाएगा। ओके, तो देखिए, मेथड्स में जो वेरियस मेथड्स हमने पढ़ने हैं इंग्लिश के इस कोर्स में, उसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिनमें से बाइलिंगुअल मेथड का वीडियो प्रीवियसली अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम डायरेक्ट मेथड्स को पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। इससे पहले इसके और भी कई नाम होते हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो वहाँ पर ये आ सकता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट मेथड। निम्न में से कौन सा डायरेक्ट मेथड का एक दूसरा नाम भी होता है। तो इसे मदर्स मेथड भी कहते हैं, इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं, रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं एंड साइकोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। अब इनके ये नाम क्यों पड़े हैं ये समझ लीजिए। इसे मदर्स मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेथड में भाषा सीखने की वही विधि यूज़ की जाती है जो हमारी मातृभाषा के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा समाज में बच्चा शब्दों को सुन करके उनको दोहराता है, उनका इमिटेशन करता है बिना उनका अर्थ जाने, तो उसी प्रकार डायरेक्ट मेथड भी सीखा जाता है। इसीलिए इसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। रिफॉर्म मेथड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो सबसे क्लासिकल या पुराना जो मेथड है वो है ग्रामर मेथड। ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी नई भाषा का अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करके अर्थ करके तब उसको सीखते हैं। लेकिन इसमें उसको मना किया गया है और उसका सुधार करते हुए नया मेथड प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से इसको रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है। इसी कारण से इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। साइकोलॉजिकल मेथड है, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ये कहता है कि जो चीज़ व्यवहारिक होती है वही हमको यूज़ करनी चाहिए, उसी का हमें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई भी काम बच्चा अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, वो सब क्या है? साइकोलॉजिकल है। उदाहरण के लिए, हमको भूख लग रही है तो हम खाना खा रहे हैं, हमें थकान लग रही है हम नींद ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये जो एसोसिएशंस हैं हमारे किसी भी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रियाएं आती हैं स्वाभाविक रूप से, दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो भाषा सीखने में भी ये सब जानते हैं सारे शिक्षाविद या भाषाविद ये कहते हैं कि भाषा को हम वातावरण से एक्वायर करते हैं, ना कि उसको कक्षा कक्षा में सिखाया जा सकता है। और ये जो विधि है, इस विधि में हमें वातावरण से किस तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, इसी पर चर्चा की जाती है। देन आफ्टर इसका जो ओरिजिन है वो 1901 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, लेटर ऑन फिर इसका जो डेवलपमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में किया गया है। फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलोज फ्लुएंसी इन स्पीच। तो इसका जो की वर्ड है वो ये है कि किसी भी तरह से जब किसी भाषा में हम पढ़ने की या फिर लिखने की फ्लुएंसी को डेवलप कर लेते हैं, वो तभी आ पाती है जब हमारी स्पीच में फ्लुएंसी हो। ठीक, developed as a reaction against the grammar translation method। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट काउंटर पार्ट में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके विरुद्ध जो दूसरा मेथड है उसके रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके क्या है। देखो, डायरेक्ट मेथड एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन विद एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। तो जो हमारे अनुभव हैं उन अनुभव को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें इसको डायरेक्ट एसोसिएशन किया जाता है। सामान्य अर्थ में अगर हम समझें तो वर्ड और आइडिया के बीच में एसोसिएशन। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ड्रिल देता हूँ, आप आंख बंद करिए और आप आंख बंद करने के बाद मैं आपसे एप्पल बोलता हूँ, तो एप्पल बोलते ही आपके माइंड में जो इमेज है वो सेब की आएगी। ठीक है, पहले आप एप्पल को कन्वर्ट करोगे सेब में, देर आ जा करके आपका इमेज आएगी, जो हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनके लिए। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपसे मैं बोलता हूँ आंखें बंद करो, आंखें बंद करने के बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी एक नाम बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला कि राजेश, तो आपके मस्तिष्क में राजेश कहते ही एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी
जिस व्यक्ति को आप राजेश नाम से जानते हैं उसकी, ठीक है। तो ये है आपका वर्ड आइडिया एसोसिएशन कि कोई भी विचार, कोई भी स्कीमा हमारा जो होता है वो किसी एक शब्द से सहसंबंधित होता है। और यही इस विधि की कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है कि इसमें कोई भी शब्द जो है वो डायरेक्ट किसी अनुभव से या किसी चित्र से एसोसिएट होता है, क्योंकि बीच में कोई हम लिंक लैंग्वेज का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बता चुका हूँ आपको मैं। इसमें किसी भी प्रकार से हम मातृभाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकते, हम कोई भी 1% भी चांस नहीं है कि हम इसमें मातृभाषा का प्रयोग करें। सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, ठीक है। सेंटेंस इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीच, इसमें भी और बहुत सारे जो हमारे मेथड्स होते हैं सब में मोस्टली सेंटेंस को ही स्पीच की यूनिट माना गया है। मतलब कि कोई एक शब्द अपने आप में अर्थ लेकर के नहीं आता है जब तक उस शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में ना किया जाए। तो सेंटेंस बोलने के बाद ही किसी शब्द या फिर पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकल के आ सकता है। एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, तो इस विधि में ओरल वर्क को ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि भाषा को हम सुन करके फिर बोलते हैं। देखिए, आप जब मातृभाषा की बात करें तो बच्चा पहले से लिखना नहीं सीखता, पहले से पढ़ना नहीं सीखता, लेकिन लिखना पढ़ना करने से पहले वो बोलना और सुनना सीख जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन वो भाषा को बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लिख और पढ़ नहीं सकते, ठीक है। ये रहा मातृभाषा को सीखने का तरीका। और क्योंकि यह विधि जो है ये एक नेचुरल विधि है, एक प्राकृतिक विधि है, और इसमें हम जैसे मातृभाषा सीखते हैं वैसे इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस है वो किस में रहेगा, आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग में रहेगा। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ठीक है ना। ग्रामर का जो क्या बोलते हैं टीचिंग है या फिर जो लर्निंग है इसमें इंडक्टिवली होता है, बच्चा खुद से जनरलाइज करता है। जैसे मैं बोलता हूँ राम गोइंग टू स्कूल, सीता गोइंग टू मार्केट, है ना। और इस तरह से अगर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता हूँ जिसमें पहले जो पार्ट है वो सेम रहते हैं, बाद का पार्ट चेंज होते रहता है, तो वहाँ से बच्चा जनरलाइज कर सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आपको ये समझाया जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज एक्सटेंसिवली, इस मेथड में क्योंकि हमें मातृभाषा का तो प्रयोग ही नहीं करना है। अब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया या डिफ़िकल्ट सेंटेंस आ गया तो हम बच्चों के सामने कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए उदाहरण मैं देता हूँ आपको। एप्पल लिखा, एप्पल को समझाने के लिए आप एप्पल को हम हिंदी में सेब बोलते हैं, इस सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि एप्पल मत का मतलब सेब, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एप्पल बोलने, एप्पल वर्ड आने पर एप्पल का जो ओरिजिनल पिक्चर है वो लाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसका डमी लाना पड़ेगा आपको, या फिर आपको उसका चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना पड़ सकता है इस विधि में। आगे देखते हैं टीचिंग ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स। इसमें हम रिसेप्टिव स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम सुन करके और पढ़ करके हम किसी भी लैंग्वेज को रिसीव करते हैं। इन्हीं का क्या बोलते हैं, आपका डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्टिव स्किल्स का नहीं होता है। लैंग्वेज सेंस इट्स रूट इन द स्पोकन लैंग्वेज एंड ले स्ट्रेस ऑन ओरल अप्रोच। तो इसका जो पूरा फोकस है वो ओरल अप्रोच पर रहता है। मैंने आपको बताया इससे पहले भी। टीचर कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड बाय गिविंग सिनोनिम्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा। तो अगर शिक्षक को किसी भी शब्द का अर्थ बताना है, जो नया शब्द आया है, तो उसका सिनोनिम बताना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता सकता है। हम जल्दी से एडवांटेज देख लेते हैं। नेचुरल मेथड है, ठीक है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसमें बढ़ती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, आपको बता चुका हूँ पहले। इसमें हम किसी प्रकार से मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिना मदर टंग का यूज़ किए ही हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं, ये भी इसकी एक एडवांटेज है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, बच्चों की फ्लुएंसी आती है, क्योंकि जब हम सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही वार्तालाप कर रहे हैं तो विचारों की उत्पत्ति भी अंग्रेजी भाषा में ही होगी, और जिस भाषा में हमारे विचार उत्पन्न होते हैं वो भाषा हम धारा प्रवाह रूप से बोल सकते हैं। और ये LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो एक रूट होता है उसको फॉलो करता है। लिमिटेशंस देख लीजिए। एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि बहुत सारा TLM यूज़ करना है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। नॉट यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, क्योंकि बहुत बड़ी क्लासरूम होगी तो वहाँ पर आप कितना ऑडियो विजुअल का यूज़ कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा संभव, ठीक है। तो एक छोटे क्लासरूम के लिए तो ये बेहतर है, बट बड़े क्लासरूम के बेहतर नहीं हो सकता। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट वर्ड को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, TLM यूज़ करना पड़ रहा है, तो समय लग सकता है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, क्योंकि अगर हमारे भारत में इंग्लिश भाषा के टीचर नहीं होंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट होता है। थैंक यू।